क्रांतिकारी, पत्रकार या लेखक, आप उन्हें जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें एक ही नाम से जानती है, यशपाल। शायद ये जिंदगी की तलखियों का दिया सबक था, जिसके सहारे यशपाल ने बंदूक उठाने वाले क्रांतिकारी से लेकर कलम के सिपाही तक का सफर तय किया। उनके जीवन की किताब का एक एक पन्ना बेहद दिलचस्प और घटनापूर्ण है, जिन पर निगाह डाले बिना आजादी के बाद के भारतीय साहित्य को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। बचपन की घटनाएं पूरे जीवन पर असर डालती हैं। यशपाल के जीवन की दिशा तो बचपन की घटनाओं ने ही तय की। गरीबी, बीमारी, मां का संघर्ष और भारतीय जनता से अंग्रेजों का व्यवहार, इन सब ने यशपाल के दिल में जो बेचैनी भरी, वो उम्र भर उनके साथ रही। इसी बेचैनी ने उनके जीवन को एक मकसद दिया। वो मकसद था जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना। मैं उनको आंकूंगा ऐसे लेखकों में जिनमें जिंदा रहने की सलाहियत है, क्योंकि उनकी बॉडी ऑफ लिटरेचर में ऐसी कुछ चीजें यकीनन हैं जो हर समय की बदलती हुई धुरी पर अपनी मानवीयत, अपनी रेलेवेंस को जता सकती हैं। 1903 में काशीपुर में पैदा हुए यशपाल को उनकी मां प्रेम देवी आर्य समाज के तेजस्वी प्रचारक के रूप में देखना चाहती थी। इसलिए उनका लड़कपन गुजरा गुरुकुल कांगड़ी में। गुरुकुल के कड़े अनुशासन, निर्धनता और लगातार बीमार रहने की वजह से यशपाल के तेवर उग्र होते गए। देश की जनता पर हो रहे अंग्रेजों के जुल्म ने उनके स्वभाव को बागी बना दिया। यशपाल 1917 में गुरुकुल से लाहौर आ गए और डीएवी कॉलेज में भर्ती हो गए। यहां उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। तब तक भगत सिंह कॉलेज में एक नाट्य मंडली बना चुके थे। यशपाल भी इसमें शामिल हो गए। गुलामी की वजह, आम आदमी की बेहतरी के लिए अपने शासन की जरूरत और कलम की अहमियत, ये मुद्दे थे जो इन नौजवानों के लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज थे। इन मुद्दों से यशपाल जीवन भर जूझते रहे, उनकी पड़ताल करते रहे। ख्वास और अवाम दोनों से उनका संवाद बना रहा। इसने उनके तजुर्बों के दायरे को विस्तृत किया। इस तरह के अनुभवों ने ही उनके लेखन को विश्व स्तरीय बनाया। यशपाल का जो जीवन जीने का क्षेत्र था वो बहुत बड़ा था। उसमें बहुत भिन्नता थी, मल्टीप्लिसिटी थी, और उसी आधार के ऊपर उन्होंने अपना लेखन किया। अगर वो एक लाइन के ऊपर चल के मान लिया वो मार्क्सवादी थे, सिर्फ मार्क्सवादी रचनाएं लिखते, सेक्स के बारे में न लिखते जो उनका अपना एक्सपीरियंस था, या उस वर्ग के बारे में न लिखते जिसमें राजनीति में उन्होंने काम किया, या क्रांतिकारियों के बारे में न लिखते, तो मेरे ख्याल से वो गलत बात होती। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद यशपाल ने वॉइसरॉय को खत्म कर देने की ठान ली। 23 दिसंबर 1929 की सर्द सुबह दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से वॉइसरॉय की ट्रेन गुजरी। यशपाल ने उस पर बम फेंका, लेकिन कोहरे की वजह से चूक हो गई और वॉइसरॉय बच गए। चूंकि यशपाल सैनिक अधिकारी के वेश में थे, इसलिए पुलिस को उन पर शक नहीं हुआ। गलतफहमियों ने चंद्रशेखर आजाद और यशपाल के बीच खतरनाक हद तक मतभेद पैदा कर दिए।
लेकिन जल्द ही तस्वीर साफ हो गई कि यशपाल जी के ऊपर जो भी इस तरह के इल्जाम लगाए गए वो गलत थे, और इस बात की सफाई निश्चित रूप से चंद्रशेखर आजाद जी के सामने ही हो गई थी, क्योंकि उन्हीं के पास वो पिस्तौल थी, चंद्रशेखर आजाद के पास, जिससे वो यशपाल जी को मृत्यु दंड देने वाले थे। और जब बात सुलह सफाई हुई आमने सामने, तो उन्होंने वही पिस्तौल यशपाल जी को दी और यशपाल को अपने बाद अपनी पार्टी क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का कमांडर इन चीफ मनोनीत किया था उन्होंने। इलाहाबाद उन दिनों भूमिगत क्रांतिकारियों का एक केंद्र बन गया था। यहीं के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथों शहीद हो गए। इसके बाद यशपाल भी ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यशपाल पर मुकदमा चला और अंग्रेज हुक्मरानों ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। गुनाह था गोरे साहबों की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाना। यशपाल ने अपनी कैद के दिन बरेली जेल में गुजारे और वहीं उनकी क्रांतिकारी साथी प्रकाशवती ने उन्हें जीवन भर के लिए अपनी कैद में ले लिया। प्रकाशवती से तो ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि वे जेल में सजा काट रहे कैदी से शादी कर लेंगी, लेकिन प्रकाशवती यशपाल के देश प्रेम, बेबाक और ईमानदार व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित थीं। बरेली की कचहरी से प्रकाशवती ने कोर्ट मैरिज के कागजात खुद तैयार कराए और वहां से जेल तक का सफर तांगे से पूरा किया। यहीं यशपाल से उनकी शादी हुई। प्रकाशवती से मुलाकात से पहले